वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द वर्ड जुडिशियल रिव्यू बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ए 15, बी 20, सी 10, डी कोई सीधा उल्लेख नहीं है। इसका सही जवाब है कोई सीधा उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कोई सीधा उल्लेख नहीं है। हालांकि संविधान के कई अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। न्यायिक समीक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद ये रहे। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 और 136 में है। उच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 226 और 227 में है। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 13, 32 और 226 से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान होने वाली भारी वर्षा के पीछे मुख्य कारण क्या है? What is the main reason behind the heavy rainfall during summer on the western coast of India? A. पश्चिमी घाट, B. सिंधु नदी, C. पूर्वी घाट, डी पूर्वी हवाएं। इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में और कुछ बातें। पश्चिमी घाट की ढलानें बारिश करने वाली हवाओं को रोकती है, जिससे यहाँ भारी बारिश होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक उठती है और ठंडी हो जाती है। इससे पश्चिमी घाट के पवन पक्ष की ओर 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद? ए. रविशंकर, बी. जाकिर हसैन, सी. बिस्मिल्लाह खान, डी. अमजद अली खान। इसका सही जवाब है अमजद अली खान। सरोद के बारे में और कुछ बातें। ये संगीतकार सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अमजद अली खान, विदुषी शरण रानी, जरीन शर्मा। सरोद एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। सरोद अपनी गहरी, भारी और अंतर्दर्शनात्मक ध्वनि के लिए जाना जाता है। इसे मेजराब नामक पिक के साथ बजाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? What is India's rank in the World Happiness Report 2024? A. 122, B. 124, C. 126, D. 128। इसका सही जवाब है 126। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के बारे में और कुछ बातें। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार का स्थान भारत से बेहतर रहा। चीन 60वां, नेपाल 93वां, पाकिस्तान 108वां, म्यांमार 118वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज? ए. साइरस, बी. अल्फा सेंटारी, सी. सूर्य, डी. प्रेक्सिमा सेंटारी। इसका सही जवाब है प्रेक्सिमा सेंटारी। प्रेक्सिमा सेंटारी के बारे में और कुछ बातें। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। यह पृथ्वी से करीब 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यह नतुरंग तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। यह इतना छोटा है कि इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह प्रणाली का हिस्सा है। इस तारे की परिक्रमा करने वाले 3 ग्रहों की पुष्टि की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ माउंटेन्स? ए. मसूरी, बी. मेघालय, सी. मदुरै, डी. डूंगरपुर। इसका सही जवाब है मसूरी। मसूरी के बारे में और कुछ बातें। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। मसूरी देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यह नई दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर है। मसूरी की औसत ऊंचाई 2005 मीटर 6578 फुट है।
मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मसूरी से बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुंज, श्रीकांत और नंदादेवी चोटियों को देखा जा सकता है। मसूरी के पास कैंपटी झील एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। मसूरी की खोज कैप्टन यंग, एक साहसी सैन्य अधिकारी ने 1827 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? Which Indian dancer won the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड in 2018 for छऊ डांस? A. गोपिका वर्मा, B. तपन कुमार पटनायक, C. डॉक्टर अरुणा मोहंती, D. अखम लक्ष्मी देवी। इसका सही जवाब है तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक के बारे में और कुछ बातें। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए साल 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तपन कुमार पटनायक एक प्रसिद्ध कलाकार है और सरायकेला के छऊ नृत्य में उनके योगदान को सराहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार पारंपरिक नृत्य रूपों के संरक्षण और संवर्धन में कलाकारों के योगदान को उजागर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? The constitutional amendment in the Indian Constitution has been taken from the constitution of which country? A. France, B. Ireland, C. America, D. दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ और बातें। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जैसे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत में संघीय ढांचे की स्थापना के बावजूद केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। यह व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में तानसेन सम्मान किसने जीता है? Who has won तानसेन सम्मान in 2023? A. राहुल शर्मा, B. पंडित सतीश व्यास, C. पंडित गणपति भट्ट, D. पंडित स्वपन चौधरी। इसका सही जवाब है पंडित स्वपन चौधरी। 2023 में तानसेन सम्मान के बारे में और कुछ बातें। साल 2023 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कोलकाता के प्रसिद्ध तबलावादक पंडित स्वपन चौधरी ने जीता। पंडित स्वपन चौधरी को यह सम्मान तानसेन संगीत समारोह में मिला था। उन्हें यह सम्मान तबला वादन के फर्रुखाबाद घराने में उनकी विशेषज्ञता के लिए दिया गया। उन्हें इस सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की राशि, पैरिशी पौधा और शॉल श्रीफल दिया गया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग हर साल तानसेन की याद में यह पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान दिया जाता है। तानसेन सम्मान की शुरुआत साल 1980 में हुई थी। यह पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से हिंदी फिल्म में भी रूपांतरित किया गया है? Which of the following novels is written by R.K. Narayan and has also been adapted into a Hindi film by the same name? A. Hello, B. Devdas, C. The Guide, D. Three Idiots। इसका सही जवाब है The Guide। R.K. नारायण के बारे में और कुछ बातें। R.K. नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास द गाइड इसी नाम से हिंदी फिल्म में भी रूपांतरित किया गया है। द गाइड उपन्यास भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास 1958 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में एक टूर गाइड के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की यात्रा की कहानी है। यह उपन्यास 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। साल 1965 में आई फिल्म गाइड इसी उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान ने काम किया था। R.K. नारायण के कुछ और उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स, ए टाइगर फॉर मालगुडी, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुजी किस व्यक्तित्व का उपनाम है? गुरुजी इज द सरनेम ऑफ विच पर्सनालिटी? ए. पुरुषोत्तम टंडन, B. M.S. गोलवलकर, C. यतीन्द्र सेनगुप्ता, D. C.N. अन्नापुरई।
इसका सही जवाब है MS गोलवलकर। माधव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक और विचारक थे। उनके अनुयायी उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? Which era did the Harappan civilization belong to? A. कांस्य युग, B. नवपाषाण युग, C. पुरापाषाण युग, D. लौह युग। इसका सही जवाब है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ बातें। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इस सभ्यता का समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है? Which of the following is the title of Anand Neelakantan's first novel? A. कादम्बरी, B. सत्य के प्रयोग, C. The Immortals of Meluha, D. असुर The Tale of the Vanquished। इसका सही जवाब है असुर The Tale of the Vanquished। आनंद नीलकांतन के बारे में और कुछ बातें। आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक असुर टेल ऑफ द वैनक्विश्ड है। यह साल 2012 में प्रकाशित हुआ था। यह किताब भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है, जिसे रावण के दृष्टिकोण से बताया गया है। इस किताब ने लोकप्रियता हासिल की और बेस्ट सेलर बनी। अमेजन बुक्स के संपादकों ने इसे जीवन भर में पढ़ी जाने वाली 100 भारतीय लेखकों की किताबों की सूची में शामिल किया था। आनंद नीलकांतन एक भारतीय लेखक, स्तंभकार, पटकथा लेखक और सार्वजनिक वक्ता है। वे पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में 8 और मलयालम में 1 किताब लिखी है। उनकी कुछ और किताबें ये रहीं: अजय, रोल ऑफ द डाइस, अजय, राइज ऑफ काली, वानरा, द लेजेंड ऑफ बाली, सुग्रीव और तारा, काली का उदय, दुर्योधन की महाभारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? Which of the following days is celebrated on the birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन? A. शिक्षक दिवस, B. संविधान दिवस, C. छात्र दिवस, D. अभियंता दिवस। इसका सही जवाब है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, विद्वान और कुशल शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और अपना जीवन शिक्षा और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ और खास बातें। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ छात्रों और मित्रों ने उनसे अनुरोध किया था कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? Who among the following personalities is known as the Queen of Carnatic Music? A. लता मंगेशकर, B. विजया राजेंद्रन, C. MS सुब्बुलक्ष्मी, D. कविता कृष्णमूर्ति। इसका सही जवाब है MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में और कुछ बातें। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुतियों और कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें यह खिताब मिला। साल 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार है। द शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इन इंडिया इज A. रेखीय, B. आयताकार, C. वृत्ताकार, D. त्रिभुजाकार। इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। भारत में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और कुछ बातें। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। यह पठार समुद्र तल से औसतन 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह पठार कई छोटे पठारों, नदी घाटियों, पहाड़ी श्रृंखलाओं और घाटियों से घिरा हुआ है। यह पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। इसे पृथ्वी की सबसे पुरानी भूआकृतियों में से एक माना जाता है। इसका आधार उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिणी किनारे से मेल खाता है। कन्याकुमारी को इस त्रिभुजाकार पठार का शीर्ष माना जाता है। दक्कन पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और इसे लावा पठार माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए? हु परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स फॉर द किंग इन द वैदिक पीरियड? ए. सेनानी, बी. पुरोहित, सी. ग्रामणी, डी. व्रजपति। इसका सही जवाब है पुरोहित। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करते थे। वैदिक काल में राजाओं के सिंहावलोकन, राजसूय और अश्वमेध जैसे विशेष समारोहों के लिए भी विशेष प्रथाएं थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? Which of the following is not related to Green Revolution? A. चिदम्बरम सुब्रमण्यम, B. M.S. स्वामीनाथन, C. P. चिदम्बरम, D. नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही जवाब है पी. चिदम्बरम। हरित क्रांति के बारे में और कुछ बातें। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, M.S. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं। चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने भारत में उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। M.S. स्वामीनाथन को उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास और प्रसार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिनके उच्च उपज वाले गेहूं की किस्मों पर काम ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया और खाद्य उत्पादन पर वैश्विक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर, पी. चिदम्बरम एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है, लेकिन हरित क्रांति से जुड़े नहीं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? What is the term White Revolution related to? A. फसलें, B. मछली, C. दूध, D. अंडा। इसका सही जवाब है दूध। श्वेत क्रांति के बारे में और कुछ बातें। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ा शब्द है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1970 में हुई थी। इसका नेतृत्व डॉ. वर्गीज कुरियन ने किया था। इस क्रांति का मकसद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाना था। इस क्रांति के तहत 3 दशकों तक 3 चरणों में एक सहकारी दुग्ध आंदोलन चलाया गया। इस क्रांति के नतीजे में भारत में दूध का उत्पादन 2 करोड़ टन से बढ़कर 7 करोड़ टन हो गया। इस क्रांति ने भारत को दूध की प्रति व्यक्ति खपत को दोगुना करने में सफल बनाया। इस क्रांति ने लाखों ग्रामीण किसानों के उत्थान में मदद की। इस क्रांति ने डेयरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। इस क्रांति ने दूध के आयात पर निर्भरता को कम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? Which of the following waterways separates India from Sri Lanka? A. अरब सागर, B. बंगाल की खाड़ी, C. अंडमान सागर, D. पाक जलमरूमध्य। इसका सही जवाब है पाक जलमरूमध्य। पाक जल संधि के बारे में और कुछ बातें। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। यह जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच है। भारत में यह दक्षिण में पंबन द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप से घिरी है। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से को पाक खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह 33 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। पाक जलमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। एडम ब्रिज, राम सेतु, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, वह पाक जलमरूमध्य को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय ए. हर्षवर्धन ने, बी. अशोक ने, सी. गौतम बुद्ध ने, डी. कनिष्क ने। इसका सही जवाब है अशोक ने। सारनाथ स्तंभ के बारे में और कुछ बातें। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने करवाया था। यह स्तंभ बुद्ध के पहले उपदेश की याद में बनाया गया था। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? What was the name of the dynasty of अजातशत्रु? A. नंद, B. गुप्त, C. मौर्य, D. हर्यंक। इसका सही जवाब है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में और कुछ बातें। अजातशत्रु मगध के हर्यक वंश के राजा थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को अपदस्थ करके और मारकर मगध की गद्दी पर कब्जा किया था। अजातशत्रु ने विजय और विस्तार की नीतियां अपनाई। उन्होंने कोसल और काशी जैसे कई महत्वपूर्ण राज्यों को अपने अधीन कर लिया।
अजातशत्रु के बेटे उदयन ने 490 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शंख संवत इस ए माघ, बी चैत्र, सी कार्तिक, डी बैशाख। इसका सही जवाब है चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग के बारे में कुछ और जानकारी। शक संवत की शुरुआत सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने की थी। माना जाता है कि उन्होंने जूलियन कैलेंडर के 78वें साल में शक युग की शुरुआत की थी। शक संवत समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। चैत्र महीना 22 मार्च से शुरू होता है, जो वसंत विषुव के बाद का दिन होता है। लीप वर्ष में चैत्र महीना 21 मार्च से शुरू होता है। भारत में शक संवत के अलावा हिजरी कैलेंडर और विक्रम संवत भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।